हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इसके अंदर काफ़ी सारे लेक्चर हमको कवर करने हैं। आज से हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स कवर करेंगे। ये 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये आता है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। इसमें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है उनके एक्सटर्नल या फिर उनकी मार्फोलॉजी के आधार पर। जैसे जो लड़के होते हैं उनमें मूंछ दाढ़ी पाई जाती है, या फिर उनकी जो मसल्स होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। उसके आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। या फिर जो बर्ड्स होते हैं, नीचे का जो एरिया है वो फीमेल में थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और जो लड़के हैं उनमें थोड़ा सा वो नैरो होगा, इतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा। और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, मेल में ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते। तो इन लक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि मेल और फीमेल कौन कौन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको उनकी मार्फोलॉजी के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि उनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो हम लोग बोलते हैं कि उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जा रहा है। तो ह्यूमन में नहीं पाया जाता, किसी दूसरे जंतुओं में भी पाया जाता है, जैसे कबूतर हो गया। तो कुछ कबूतर जिनकी गर्दन फोली होती है वे जनरली मेल होते हैं, और जो नॉर्मली होती है वे फीमेल होती है। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो बड़ा कॉकरोच होता है वो फीमेल होता है, और जो छोटा कॉकरोच होता है वो मेल होता है। तो उनमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन जो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारे अंदर एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फिर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। और वही बात करें हम अगर केंचुए की, तो वो हर्मैफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल होता है। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो ह्यूमन के केस में अलग अलग है। ह्यूमन में मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है सिस्टम। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे बोले जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जो कि एक तो मेल हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करे, और दूसरा स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करे। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमीट। मेल गैमीट को ही स्पर्म कहते हैं। तो ह्यूमन के अंदर मेल में जो टेस्टिज है वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सिंगुलर के लिए टेस्टिज यूज करते हैं, TES TIS, और अगर यहाँ पे ES लगा देते हैं तो वो हो जाता है फिर प्लूरल। अगर दोनों टेस्टिज की बात कर रहे हो तो यहाँ पर E लगाएंगे, और एक की बात करेंगे हम तो उसको टेस्टिज कहेंगे। टेस्टिज प्लस एपिडिडामिस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं टेस्टिकल। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? टेस्टिकल बनाएंगे, या इन दोनों को मिलाकर टेस्टिकल बोला जाएगा। तो टेस्टिकल के अंदर एपिडिडामिस और टेस्टिज होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर वन पेयर पाया जाता है टेस्टिज का, एक होती है लेफ्ट टेस्टिज और एक राइट टेस्टिज। तो हम बायोलॉजी के अंदर जो डायग्राम है कुछ इस तरह आधार पे देखते हैं। ये जो मेरे राइट साइड में है ये राइट टेस्टिज है, और ये जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट टेस्टिज है। आपकी जो राइट में आ रहा होगा आपको उसको लेफ्ट कंसिडर करना है, और आपकी जो सामने लेफ्ट में आ रहा है आपको उसको राइट कंसिडर करना होता है। तो बायोलॉजी में थोड़ा सा उल्टा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली टेस्टिज, ये वाली, ये कैसी हो गई? राइट टेस्टिज, और ये वाली लेफ्ट टेस्टिज। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिज पाई जाती है। ओवल लाइक ये स्ट्रक्चर्स होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से कक्ष पाए जाते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं। एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उनको? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक हाईली कोइल्ड, बहुत ही ज्यादा कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। यानी क्या था कि टेस्टिस के अंदर कुछ छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिनको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। एक टेस्टिस में इनकी संख्या लगभग 250 के आसपास हो सकती है, और हर एक लोब्यूल के अंदर हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, जिनके अंदर एक तो स्पर्मेटोगोनिया होती है और एक सर्टोली सेल है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है वो आगे उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के द्वारा स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होगा। और दूसरी जो होती है सर्टोली सेल, वो क्या करती है? वो नरिशमेंट में हेल्प करती है, स्पर्म के नरिशमेंट में वो हेल्प करेगी। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बहुत ज्यादा कोइल्ड होती है, फिर आगे चल के थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाती है। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे मिलकर किसमें खुलती है? रेटी टेस्टिज में। फिर ये रेटी टेस्टिज आगे चलकर खुलता है वासा इफ्रेंशिया में, और वासा इफ्रेंशिया आगे चलकर खुलेगा एपिडिडाइमिस में। ये क्या है हमारा? एपिडिडाइमिस।
ये एपिडिडाइमिस आगे चलकर एक लंबी सी एक क्या है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि राइट साइड में भी प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में भी। तो इनसे होता हुआ जा रहा है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है वास या फिर डक्टस डिफरेंस। वास या डक्टस डिफरेंस। ओके, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से ये क्या है? यूरिटर, लेफ्ट यूरिटर और राइट यूरिटर। जो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से जो यूरिन आ रहा होता है वो इन्हीं के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है यहाँ पर। तो ये जो यूरिटर होती है वो वास डिफरेंस के थोड़ा आगे की तरफ होती है और वास डिफरेंस थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा। यानी वास डिफरेंस जो है पोस्टीरियर होगा और यूरिटर थोड़ा सा इंटीरियर होगा। तो वास डिफरेंस क्या कर रही है? यहाँ से जो स्पर्म बने हैं उनको ले जा रही है या उनको ट्रेवल करा रही है कहाँ तक? जो हमारा ये यूरिथर है या फिर जो पेनिस वाला पार्ट है इसके अंदर वो लेकर जा रही है। ओके, वास डिफरेंस। उसके बाद में चलिए यहाँ पर, हाँ, तो टेस्टिस का क्या काम है? टेस्टिस का काम है एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, जिसको मेल एंड्रोजन्स कहते हैं। उसके अलावा स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ठीक। और साथ में जो ये टेस्टिस होते हैं ये स्क्रोटम में लटके होते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। अब बॉडी कैविटी के बाहर प्रेजेंट क्यों है? इसका कोई कुछ रीजन होता है। वो इसलिए कि स्पर्म के प्रोडक्शन, उनके मैचुरेशन, उनके सर्वाइवल और उनके स्टोरेज, इन चारों बातों के लिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम रहना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या डिग्री सेल्सियस में लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होगा। मान लीजिए हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 36, तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर होगा उसका लगभग 34 या 33 अप्रोक्स इतना होगा, क्योंकि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। किसके लिए? सिर्फ स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए नहीं, स्पर्म के प्रोडक्शन, स्पर्म के सर्वाइवल, स्पर्म के मैचुरेशन और स्पर्म के स्टोरेज, इन चारों बातों के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होना चाहिए। तो ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में जब फीटस का 7वां या फिर 8वां, मेरे ख्याल में 8वां महीना जब चल रहा होता है, तब एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस होते हैं वो इंग्विनल कैनाल के द्वारा ट्रेवल करते हुए स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आए, बाई चांस किसी वजह से नहीं आ पाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? क्रिप्टोरकाइडिज्म। फेलियर टू डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। अगर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो है डिसेंड नहीं कर पा रही है, उसमें नहीं पहुंच पा रही है, तब ये कंडीशन कहलाती है क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो डॉक्टर जो होते हैं वो चेक कर लेते हैं पहले बेबी को कि उसमें जो है टेस्टिस नीचे आ गई है या फिर नहीं, और अगर नहीं आई है तो उसका जल्दी से जल्दी सर्जरी के द्वारा उसको नीचे लाना पड़ता है। क्योंकि अगर ज्यादा देर कर दी तो क्या होगा, जो टेस्टिस है वो अगर बॉडी कैविटी में रहेगी तो उनका टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा। वो ज्यादा होने से क्या होगा कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उन पर काफी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर स्पर्म बनेगी ही नहीं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बनेगा लेकिन स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो टेस्टिस है वो बॉडी कैविटी में चली गई है। तो बॉडी कैविटी का टेम्परेचर ज्यादा है, उसको नीचे रहना था स्क्रोटम में, क्योंकि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, या कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। ओके, तो क्रिप्टोरकाइडिज्म देख लिया हमने कि वो कंडीशन जब टेस्टिस बॉडी कैविटी से स्क्रोटम में डिसेंड ना कर पाए, तो उसके लिए फिर सर्जरी करके उसको नीचे लाया जाता है। चलिए, तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, इनके आसपास, इनके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल रीजन, और उसके अंदर पाई जाती है इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। तो एक होती है सर्टोली सेल, एक होती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो कि क्या होता है? मेल एंड्रोजन या मेल हार्मोन। ओके, तो टेस्टिस के अंदर क्या है? 250 के आसपास लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन 250 में हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जा रही है। कौन कौन सी? एक तो स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म बनाएगी आगे चलकर, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है नर्सिंग सेल, जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। उसके बाद में यहाँ पर स्पर्म जब बन जाते हैं तो वे इनसे होते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ पर? रेडिटेस्टिस में। रेडिटेस्टिस से फिर वासा फ्रेंशिया, और वासा फ्रेंशिया से होते हुए फिर वास डिफरेंस के द्वारा यहाँ तक पहुंच जाते हैं।
उसके बाद में आती है एसेसरी डक्ट या फिर एसेसरी ग्लैंड्स। तो उसमें एक तो होती है सेमिनल वेसिकल, जो कि वन पेयर होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। सेमिनल वेसिकल जो होती है ये कुछ फ्लूइड को रिलीज करती है, जिसके अंदर फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। तो फ्रक्टोज जो है मेन एनर्जी सोर्स का काम करता है स्पर्म के लिए, और दूसरी तरफ प्रोस्टाग्लैंडिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे सेक्स के दौरान जो स्पर्म रिलीज हुए हैं वो आसानी से ट्रेवल करके एग के पास पहुंच सके। तो इसका काम है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराना। उसके बाद में ये होती है फिर इजैकुलेटरी डक्ट। ये वाली जो डक्ट होती है वहां से डिफरेंस ये आगे चलकर इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा यहाँ पर खुलेगी यूरिथ्रा में। अब यहाँ पर एक ग्लैंड और है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये सिर्फ एक ही नंबर में होती है। ये कुछ एल्कलाइन सिक्रीशन करती है या एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करती है, जो कि यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगी ताकि स्पर्म आसानी से आगे जा सके। या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी एसिडिक मीडियम होता है, तो यहाँ पर एल्कलाइन फ्लूइड होगा जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और स्पर्म का सर्वाइवल थोड़ा टाइम के लिए बढ़ जाएगा। उसके बाद आती है फिर आगे की तरफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करती है, इजैकुलेशन से पहले जो एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकस कहते हैं या फिर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहते हैं, इसका काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा सा चिकना करना, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो आसानी से अंदर एंटर कर सके। उसके बाद में आती है मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पेनिस। अब इस पेनिस के अंदर बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ब्लड वेसल्स जब ये डायलेट कर जाती है, आर्टरीज जब डायलेट कर जाएगी या फिर उनका जो डायमीटर वो बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना है, इरेक्शन के टाइम पर जो आर्टरीज है वो डायलेट कर जाएगी और जो वेन्स है वो सिकुड़ जाती है। आर्टरीज डायलेट इसलिए हो रही है क्योंकि वो ब्लड को ला रही है, तो जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा वो इतनी देर के लिए इरेक्ट रहेगा। तो कुछ दवाइयां भी आती है जो कि पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करती है, जैसे वियाग्रा, उसमें सिल्डेनाफिल औषधि पाई जाती है या सोल्ट होता है उसके अंदर, तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है जो कि वासोडाइलेशन कराती है। ओके, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। उसके बाद में आता है फिर यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज होता है ये स्पर्म के आगे लाने के लिए भी, यानी कि सीमन जो है वो भी इसी पैसेज से आगे जाएगा और जो यूरिन होता है वो भी इसी पैसेज से आगे जाएगा, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही फ्लूइड आगे जाता है, या तो यूरिन एक बार में जाएगा या फिर सीमन एक साथ जाएगा। उसके बाद जो पेनिस होता है उसके ऊपर एक स्किन की लेयर चढ़ी होती है, इसको बोला जाता है फोर स्किन। पेनिस का जो अगला पार्ट होता है थोड़ा सा फ्लैशी या फिर स्पॉन्जी टाइप के टिश्यूज का बना होता है, उसको बोला जाता है ग्लैंस पेनिस। तो ये थी बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लिख दिया था, ये है बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। इसका क्या काम होता है कि इंटरकोर्स से पहले जो पेनिस में से एक थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, चिकना पदार्थ, जिसका काम होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा सा चिकना बनाना, तो उसको ये सिक्रेट कराता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। तो ये भी वन पेयर होती है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिर्फ एक ही होती है, वॉलनट शेप की होती है ये, और इसमें कैंसर होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। मेल के अंदर देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो ज्यादा कॉमन होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एल्कलाइन को सिक्रेट करना, एक एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करना। और एल्कलाइन फ्लूइड ये क्या करेगा, जो स्पर्म के मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडियम बनाते हैं, उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना। साथ में अगर यहाँ से इजैकुलेशन के द्वारा जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या वेजाइना में चला गया है, तो वेजाइना का जो एनवायरमेंट होता है वो एसिडिक एनवायरमेंट होता है, तो वहां पर एसिडिक एनवायरमेंट के अंदर जो स्पर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, सीमन के अंदर थोड़ा सा एल्कलाइन फ्लूइड भी होता है। इसका काम होता है फीमेल की जो वेजाइना है उसके एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना, जिससे स्पर्म का सर्वाइवल रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक तो वन पेयर ऑफ टेस्टिज होती है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है। इनका काम होता है एक तो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाना और दूसरा स्पर्म का प्रोडक्शन कराना। स्पर्म का प्रोडक्शन कौन सी सेल्स कराती है, स्पर्मेटोगोनिया। और टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगी, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इनके अंदर दो तरह की सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करती है, सर्टोली सेल करा रही है, क्या करा रही है सर्टोली सेल, ये स्पर्म के नरिशमेंट में हेल्प करती है, तो इनको नरिशिंग सेल भी बोलते हैं या नर्सिंग सेल। ये वो कंडीशन थी जिसमें
जिसमें टेस्टी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाती। तो इसको कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोकाइटिज्म। तो टेस्टीज की जो होती है इसका फंक्शन क्या था, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना, साथ में स्क्रोटम के अंदर क्यों है ये, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर होने से इनका जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन, मैचुरेशन, सर्वाइवल और उसके स्टोरेज चारों बातों के लिए टेम्परेचर का थोड़ा सा कम होना जरूरी होता है। तो स्पर्म जो होते हैं यहाँ पर बनेंगे, उसके बाद में फिर कहाँ जाते हैं रेटी टेस्टीज में, रेटी टेस्टीज के द्वारा वास रिफ्रेंशिया, फिर उसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से होता हुआ फिर यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट होती है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो सेमिनल फ्लूइड था जिसके अंदर फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन है वो यहाँ पर आएंगे और इस जगह पर आ जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पर स्पर्म और प्लस उसके साथ में जो दूसरा लिक्विड है वो भी आ जाएगा। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, एल्कलाइन सिक्रीशन को इसके अंदर डाल देगी, इसमें सीमन में। फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, कोपर ग्लैंड, ये लुब्रिकेटिंग जो म्यूकस होता है उसको रिलीज कराती है। तो सीमन जो होता है उस सीमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। सीमन या वीर्य के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है स्पर्म जो कि 10% पार्ट बनाता है। स्पर्म कितना पार्ट बना रहा है 10%, और बाकी का जो 90% पार्ट होता है वो एसेसरी फ्लूइड होती है। दूसरे फ्लूइड होते हैं जो कि स्पर्म के सर्वाइवल में थोड़ा उसकी हेल्प करते हैं या फिर उसकी मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, जैसे कि ये फ्रक्टोज हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, एल्कलाइन सिक्रीशन हो गया, लुब्रिकेटिंग म्यूकस हो गया। तो एक बार में इजैकुलेशन में, एक बार जो इजैकुलेशन होता है उसमें वो 2 या 5 ml के आसपास होता है, और उसके अंदर लगभग 400 to 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 400 to 500 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में कम भी हो सकता है और किसी में ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोस्पर्मिया, और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसमें स्पर्म बन ही रहे उसको बोलते हैं एज़ूस्पर्मिया। एज़ूस्पर्मिया वो उन लोगों में होता है जिनमें क्रिप्टोकाइटिज्म कंडीशन हो जाती है कि जो टेस्टिज है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में डिसेंड ही नहीं कर पाई। साथ में ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो है जो स्पर्म के नंबर है, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म के नंबर धीरे धीरे घटने लग रहे हैं। वह इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम लोग जो ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जो थोड़ा सा गर्म है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, या फिर ऐसे लोग जो कि ज्यादा गर्म जगह पर काम करते हैं तो वहां पर उनका जो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, जिससे स्पर्म के प्रोडक्शन में थोड़ा सा कमी आ जाती है। या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि 8 से 10 घंटे तक मोटरसाइकिल चला रहा है या फिर बस चला रहा है, तो वे क्या कर रहे हैं, वे एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, या फिर ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर काफी गर्म एनवायरमेंट है। तो उस गर्म एनवायरमेंट के अंदर जिस स्पर्म के काउंट होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद में हम लोग कोड्स की फॉर्म में देखेंगे कि आखिर स्पर्म का जो ये पाथवे है इसको मेमोराइज कैसे करना है, किस तरह से इसमें नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर बोर्ड लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।